हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं डीएसटीएल का कंप्लीट वन शॉट इन वन वीडियो। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों यूनिट एक ही वन शॉट में और काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ऑफ कोर्स सी बात है, हम भी काफ़ी लेट हो चुके हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, पर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस पूरी वीडियो में हम आपके सारे यूनिट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कवर करा देंगे, बिल्कुल टॉप लेवल पे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इन यूनिट्स के नोट्स काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। जैसे आप देख भी सकते हो, आप पढ़ रहे हो तो आपको एनालाइज तो हो ही रहा होगा। और हम हर एक यूनिट के नोट्स 21 पे देते हैं, पर फिलहाल एग्ज़ाम के लिए हमने सारे यूनिट्स के नोट 21 में किया है। मतलब आप सिर्फ 21 रुपीज़ में सारी यूनिट्स के नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट से। और आप उन नोट्स को ले सकते हो बाई फिलिंग द फॉर्म गिवन इन द कमेंट सेक्शन एट जस्ट 21। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट से। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है हैंड शेकिंग थ्योरम। तो देखो, हैंड शेकिंग थ्योरम क्या स्टेट करता है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। डिग्री आपको पता है क्या होती है। देखो, डिग्री होती है लाइक ये, इसकी हमें इस वर्टेक्स की हमें डिग्री चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जितने एजेस से कनेक्टेड है, मतलब 3। ठीक है, तो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस की डिग्री इक्वल होती है ट्वाइस टू द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी हैंड शेकिंग थ्योरम है। और इसी के बेसिस पे फिर देखो, शो दैट द थ्री देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस विद डिग्री, ये सब। ठीक है, तो इसको आप शो कर सकते हो कैसे, इन सब का सम कर दो, 13 आ गया। अब देखो, 13 कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ट्वाइस बोला है ना, ट्वाइस और द नंबर ऑफ एजेस, तो 13 तो ऐसा कोई नहीं हो सकता 2 का फैक्टर जिसो इंटू करके 13 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली शो कर दिया कि ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। फिर है आपके सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। देखो, मल्टी ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। लाइक मल्टीपल एजेस है और सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं बाईपर्टाइल ग्राफ में। तो बाईपर्टाइल ग्राफ क्या कहता है आपका कि इफ़ इट्स वर्टेक्स सेट कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स V1 एंड V2। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से कि दो, जैसे ये वर्टिसेस हैं तो हम V1 एंड V2 में डिवाइड कर सकें सच अ वे दैट ईच एज, ठीक है, हैज़ इट्स वन एंड पॉइंट इन V1 एंड अदर इन पॉइंट इन V2। मतलब कि जैसे ये एक एंड, तो इसका एक एज है ये, तो इसका एक एंड तो V1 में है, ये पूरा हमने V1 मान लिया और ये पूरा हमने V2 मान लिया, तो इसका एक एज V1 में और एक एज V2 में, इस तरीके से। अब आता है कंप्लीट बाईपर्टाइल ग्राफ। क्या होगा, कंप्लीट बाईपर्टाइल ग्राफ ऐसा होगा कि जैसे हम V1 है तो V1 सारे एजों से कनेक्टेड होना चाहिए नीचे वाले के। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, कि सच डेट कि वो जो एक वर्टेक्सेस है वो दूसरी साइड के सारे वर्टेक्सेस से कनेक्टेड रहे। लाइक V2 भी सारे वर्टेक्सेस से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे K2 3 क्या शो कर रहा है कि इधर की साइड दो वर्टेक्स हैं और इधर की साइड 3 वर्टेक्स है और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ एजेस भी निकाल सकते हो ईजीली, लाइक 2 × 3 6 एजेस। लाइक यहाँ पे 3,4 है, तो मतलब 3 वर्टेक्स इधर, 4 वर्टेक्स इधर और हर वर्टेक्स से ये कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हो। अब आता है आपका व्हाट इज़ प्लेनर ग्राफ। तो देखो, प्लेनर ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर इफ़ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस वन अदर। मतलब कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, लाइक 2 एजेस आपस में क्रॉस ना हो। लाइक ये वाला ग्राफ था तो इसको आप ऐसे ना ड्रॉ करके ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो फिर वो प्लेनर है, क्योंकि वो उसकी एजेस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। फिर है ग्राफ कलरिंग।
तो ग्राफ कलरिंग क्या होता है? लाइक कलरिंग ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इन सच अ वे दैट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स है सेम कलर। मतलब ग्राफ कलरिंग में ये होता है कि हमारे पास जैसे वर्टेक्सेस है, ठीक है, तो हमें इनको ऐसे कलर असाइन करने होते हैं लाइक जिससे एडजेसेंट का कलर सेम ना बैठे। लाइक इधर रेड दे दिया तो हम इसको और इसको रेड नहीं दे सकते, है ना। अब इधर ब्लू दे दिया तो हम इसको और इसको ब्लू नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमें कलरिंग करनी होती है, उसी को बोलते हैं हम ग्राफ कलरिंग। फिर आता है आपका क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर कुछ नहीं होता, ग्राफ कलरिंग का ही पार्ट है कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हमें चाहिए हों किसी को कलर करने के लिए, ठीक है। लाइक कैलकुलेट क्रोमेटिक नंबर फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमें क्रोमेटिक नंबर निकालना है। तो हमने इधर रेड दे दिया, इधर हम रेड नहीं दे सकते दोनों साइड में, तो इधर हमने ब्लैक दे दिया, ठीक है। तो अब देखो इधर ब्लू दे दिया, इधर ग्रीन दे दिया। ये मिनिमम नंबर ऑफ नहीं है क्योंकि हम इसमें कुछ एडजस्ट कर सकते थे। देखो नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर हम पीछे वाले की तरह अगर आप सोचो कि यहाँ पे भी रेड दे दें तो नहीं दे सकते, क्योंकि देखो ये कनेक्टेड है और यहाँ पे आप रेड नहीं दे सकते, नहीं ब्लैक दे सकते, तो आपको एक नया कलर ही देना पड़ेगा, है ना। ऐसे इधर आप सोचो कि मैं ब्लू दे दूँ या ब्लैक दे दूँ या रेड दे दूँ तो नहीं दे सकते क्योंकि सबसे ये कनेक्टेड है। मतलब जिससे कनेक्टेड है वो सेम कलर हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका मिनिमम क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया? 4, क्योंकि आपको 4 डिफरेंट कलर तो लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज केस फेल हो जाएगा। पर इसमें आप दे सकते थे क्योंकि देखो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है ना, और ऐसी किसी ऐसे कनेक्टेड नहीं है जिसका कलर रेड हो, ठीक है, क्लियर। अब आती है आपकी पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल आता है वो तो नॉर्मल देख लेना आप एक बार, इसकी पूछी जाती है थ्योरी में। तो इसको देखो समझो, पिजन होल इज़ लाइक हमारे पास n पिजन्स हैं, ठीक है, और m पिजन होल हैं, और इस तरीके से लाइक n इज़ ग्रेटर देन m। मतलब कि हमारे पास पिजन ज़्यादा है और पिजन होल कम है, और हमें सारे पिजन होल्स में बिठाना है। तो अगर हमारे पास n ज़्यादा है ना, पिजन का नंबर ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमें एक या एक से ज़्यादा पिजन एक होल में 2 पिजन बिठाने पड़ेंगे। लाइक हमारे पास 5 पिजन हैं और 4 पिजन होल हैं, तो 4 पिजन तो हमने एक होल में बिठा दिए। अब बचा एक पिजन, तो एक तो पिजन होल ऐसा होगा जहाँ पे 2 पिजन बैठने पड़ेंगे, है ना। तो यही है देखो कि जैसे x है हमारा पिजन होल और पिजन है हमारे 5, तो देखो अगर हम डिवाइड करें, देखें कि कितनी स्पेस लेगा, तो 5 डिवाइड बाई 4 करा तो 1.25 आया, मतलब 2। मतलब कि ऐसे एक पिजन होल में कम एटलीस्ट 2 पिजन होल, मतलब एक में 2 बैठेंगे, बाकी समय एक बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यही है आपका पिजन होल प्रिंसिपल। अब आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार वी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार मतलब लाइक मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो मतलब ग्रुप कोमा मल्टीप्लिकेशन मतलब कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, उसी के बेसिस पे हम बाकी चीज़ें करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो मतलब इधर प्लस लेके चलते इधर की साइड्स, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जब होता है जब ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी हैं? क्लोजर मतलब कि अगर ए बी है और वो ग्रुप को बिलोंग करता है तो ए इंटू बी भी ग्रुप को बिलोंग करेगा। एसोसिएटिविटी की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटू बी इंटू सी है और इन दोनों पे ब्रैकेट है, ये दोनों पहले सॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी इसके इक्वल हो, ठीक है। आइडेंटिटी की क्या है कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जो उस ग्रुप के अंदर जो इंटू करने के बाद वो सेम एलिमेंट आए जिससे इंटू कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा एलिमेंट। बात आती है इन्वर्स की मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसे इंटू करने के बाद आइडेंटिटी आए। अब आता है अवेलियन ग्रुप मतलब पूरा ग्रुप ही होता है, बस एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है कम्यूटेटिव। लाइक ए इंटू बी हमारे इक्वल होना चाहिए बी इंटू ए के, ठीक है। देखो बाकी सब इतना, अगर इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप हो गया, अगर इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो अवेलियन ग्रुप हो गया। तो अगर आपको बोला जाता है ना कि एक ग्रुप है आपके पास, आपको प्रूफ करना है अवेलियन ग्रुप, तो आप सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो, अवेलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब है कि आपको ये दिए गए हैं और इनको आपको अवेलियन ग्रुप बताना है कि है कि नहीं। तो देखो पहले तो आप सिंपल टेबल बनाओगे, और सिंपल टेबल में कुछ नहीं है,
इधर एलिमेंट्स लिख दिए, इधर एलिमेंट्स लिख दिए, और इधर इंटू करके लिखना है एक तरीके से, लाइक 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × i ऐसे करके, ठीक है, लाइक +i × 1 +i, और फिर ये कुछ वैल्यूज़ निकाल दी। अब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई है, क्योंकि आप 1 × 1 कर रहे हो, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही तो चेक करने के लिए किया है, तो ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं जी को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है, ठीक है। फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देख ली, तो उसमें 1 × i करो या फिर i × -1 करो, पहले सोल्व करो, वो इक्वल ही आएगा, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अब आते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे। तो देखो 1 एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसे किसी से भी इंटू करो तो वो सेम आता है, और 1 इस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी भी है। इन्वर्स है, मतलब कि ऐसा एलिमेंट होना जो आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस करे। तो देखो सबके पास एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, तो इन्वर्स भी है। अब कम्यूटेटिव पे आते हैं, तो कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई है, तो हाँ ठीक है, ये एविलियन ग्रुप है। अब है आपका कि हमें प्रूफ करना है ये इक्वल इतना है कि नहीं। तो देखो इनटू इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हमने दोनों साइड हमने इसकी इंटू कर दी, ठीक है। इसकी जब हमने दोनों साइड इंटू कर दी, तो देखो ये और ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये इनसे बना ई, तो ई × a = इतना पोर्शन, ठीक है। अब दोनों साइड से हमने ई हटा दिया, तो क्या बचा, जो हमें प्रूफ करना है, ख़त्म हो गया प्रूफ। अब है कि ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक देखो a × a इन्वर्स ई होता है, ठीक है। अगर a की जगह हम ए बी ले लें, तो ए बी का इन्वर्स = ई ही होगा, पर हम इसे सॉल्व करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो, तो हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको आगे ले लिया, मतलब इतने पोर्शन को अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया, ठीक है। फिर बी डैश को अलग बी इन्वर्स को अलग निकाल लिया, तो बी इन्वर्स क्या होगा, ई होगा, और a × a इन्वर्स भी ई होगा, तो ई × ई आ गया इधर। ऐसे ही हमने इधर की साइड किया, इधर हमने a इन्वर्स a को साथ ले लिया, तो ई आ गया, और फिर बी इन्वर्स बी, ये भी ई आ गया, ठीक है। तो दोनों साइड से ई हमें मिल रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये भी हो गया प्रूफ। अब है आपका इफ़ a एंड b आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, और ये आपका इक्वल है, तो और इफ़ g इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ये आपको बताना है, ठीक है। ये थ्योरम है आपका कि अगर आपके पास a और b आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं ऑफ अ ग्रुप, देन ab का स्क्वायर = a²b², ये आपको थ्योरम है। इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, लाइक ये खोल दिया, ठीक है। फिर खोलने के बाद देखो फिर ए बी किया, और ए को अलग ले लिया, बी को अलग ले लिया, ठीक है। इधर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से फिर क्या किया, ए और बी आ गया, फिर ए बी को दोनों साइड से बीच में ले आए, ठीक है। इधर बी ए और इधर ए बी, जिससे हम ए को और बी को काट सकें, तो बी ए = ए बी आ गया, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो G इज़ एन अबेलियन ग्रुप, कन्वर्सली सपोज दैट G इज़ एन अबेलियन, देन टू शो, तो अब हमें शो करना है ये। तो इसी तरीके से हमने ए बी ले लिया और ए बी ले लिया, ठीक है, इनको साथ में ले लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। फिर हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर = ए बी, ठीक है, और ये हमारा इसके भी इक्वल है, ठीक है, बी ए हमारा इक्वल है इससे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें, तो ए और बी आ गया, a² = b², मतलब ab², मतलब कुछ नहीं था, सिंपल थ्योरम है ये, तो आपको खुद भी पता है कि इक्वल होता है, बस प्रूफ करना होता है। अंधे होते DSTL वाले लोग, उनको समझाना होता है कि भाई सेम है, तो कुछ किया थोड़ी, आगे पीछे अरेंज करके बस वही चीज़ दिखाई है, बस वही चीज़ आपको दिखानी है, ठीक है। फिर है आपका लेट H be a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, देन H is called सब ग्रुप ऑफ G if H is सेल्फ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइन ऑन G, ठीक है। मतलब कि ये आपको सिंपल दिखाना है कि सब ग्रुप क्या होता है, कि H एक सबसेट है G का, तो उसी को बोलते हैं सब ग्रुप,
ठीक है, जैसे सबसेट की डेफिनेशन होती है वही सब ग्रुप की होती है। लाइक ये जो है आपका, ये सब ग्रुप है ऑल रियल नंबर्स का, है ना, आर प्लस का मतलब, और आर जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसे तरीके से क्यू इज़ ए सब ग्रुप ऑफ इतना जिसमें क्यू बिलोंग्स टू आर, है ना, इस तरीके से। बस नोट क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है इन दोनों का, और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऑफ एच इज सेम, इन्वर्स भी सेम होता है क्योंकि सब ग्रुप है। और ऑर्डर जो होता है ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एच इज़ द सेम ऑर्डर ऑन जी। ठीक है, अब आते हैं आपके ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं, और इम्प्रॉपर मतलब इक्वल सेम ही नेम है, और नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर। तो देखो, एवरी ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन हैज़ एटलीस्ट टू ग्रुप्स विच आर जी इटसेल्फ एंड ई, तो उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर और ट्रिवियल। ठीक है, और जो होते हैं एनी अदर सब ग्रुप दैट दीज टू सब ग्रुप्स आर कॉल्ड, मतलब कि एनी अदर सब ग्रुप अदर देन दीज, मतलब इन दोनों, इनको छोड़ के जिनका इटसेल्फ और ई होता है, उनको छोड़ के जो बाकी सब हैं उनको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। मतलब कि जिनका एवरी ग्रुप ऑफ जी ऑर्डर ग्रेटर देन वन, मतलब जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, उनको तो बोलते हैं इम्प्रॉपर और ट्रिवियल, और इनके अलावा जो बाकी हैं उनको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर। ठीक है, अब फिर है आपका ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइक ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। फिर नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ क्या है आपका, कि एच एक सब ग्रुप है जी का, एंड एच इट सेल्फ इज़ अ ग्रुप। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को, और ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को, तो इसी तरीके से हमारा ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। तो कुछ करा हमने इसमें, कुछ भी नहीं किया ना, बस पागल बनाने वाली बात है कि ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा। तो यही आपको करके आना है। ठीक है, अगर प्रूफ पूछे तो बस ये इसको बिलोंग कर रहा है, ए इसको बिलोंग कर रहा है, बी इसको बिलोंग कर रहा है, बी इन्वर्स भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स भी इसको बिलोंग करेगा, बस। फिर है आपका सफिशिएंट कंडीशन, तो लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ये तो वही वाली कंडीशन है। हाँ, मतलब इसको प्रूफ करके दिखाना है कि देन टू शो दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहले देखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया, फिर इन्वर्स को करा दिया। इन प्रूफ कराने में कुछ भी नहीं है, वही है कि बी इसको बिलोंग कर रहा है और बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो बी इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ई बी बिलोंग करेगा, तो मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इन्वर्स के लिए कि अगर ई बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, तो ई बी इन्वर्स बी बिलोंग करेगा एच को, और बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। ऐसी क्लोज बता देना आपको, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो, टू प्रूफ सब ग्रुप, अगर हमें सब ग्रुप प्रूफ करना होता है तो हमें क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच को। अगर एडिशन के लिए करना है तो हमें बताना है कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है, लाइक इधर है 1 कोमा 1 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इतना अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो हमें क्या बताना है कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। तो देखो, एच ये है, जी हमारा ये है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, सच दैट ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर ए बी इन्वर्स क्या हुआ आपका, 1 इंटू -1, तो मतलब -1 आया ना, तो -1 तो बिलोंग कर ही रहा है एच को। ठीक है, तो वो चीज़ प्रूफ हो गई, मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया ए बिलोंग्स टू एच, मतलब 1 तो बिलोंग कर रहा है और -1 भी बिलोंग कर रहा है, और ए इंटू बी, बी का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है, बस वही प्रूफ करना था। अब इधर है अंडर एडिशन, तो इसमें आपको प्रूफ कर देना है कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है एच को। अब जैसे आपने इन दोनों में इस पूरी सीरीज़ में से ए को -10 ले लिया और बी को 5 ले लिया, तो ए माइनस बी क्या हुआ, -15, और -15 हमारा बिलोंग कर रहा है एच को, ये हमारा एच है, बस हो गया प्रूफ। फिर है आपका ये, मतलब कुछ थ्योरम्स इनके प्रूफ हैं, आप इसके नोट्स ले सकते हो और रीड भी कर सकते हो, है ना। तो थ्योरम जो है, थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम क्या होती है, और उनके प्रूफ तो देखो ऐसे हैं, मतलब कि जो
आपको पता है, बस आपको दिखाना है कि ये बिलोंग कर रहा है इसको, ये बिलोंग कर रहा है इसको, और ये बिलोंग कर रहा है इसको, है ना। तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हो बाई फिलिंग द गूगल फॉर्म गिवन इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी आप पढ़ो। देखो अब दूसरा थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो मतलब कि दो इंटरसेक्शन सब ग्रुप हैं, लाइक देखो H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो E बिलोंग्स टू H और E B बिलोंग कर रहा है H1 को, ठीक है। तो E बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को भी, सही बात है। अब आते हैं इस पे, तो AB बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, AB बिलोंग्स टू H1, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1, ठीक है। ऐसे ही इधर की साइड, तो क्या हुआ, A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो AB इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। बस हो गया प्रूफ, हमें ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। फिर आता है आपका साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, जिससे इनटू करने के बाद किसी एलिमेंट वही एलिमेंट मिल जाए, मतलब ए, हमारे पास एक ए होना जिसकी पावर हम करते जाएं तो हमें सारे ग्रुप के एलिमेंट्स मिल जाएं, लाइक जी बी एनी ग्रुप इफ फॉर ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी कैन बी जनरेटेड बाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम साइक्लिक, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके कुछ नोट हैं, इफ़ ए इज अ जनरेटर देन इट्स इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर, ठीक है। इफ़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप ए इज कॉल्ड जनरेटर, जो भी है ना, नोट हैं इसके। लाइक इसमें क्वेश्चन समझते देखो, तो देखो इसमें जी हमारा ये है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आई हमारा सारे एलिमेंट इनको प्रूफ कर मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। आई की पावर 4 हमारा 1 दे देगा, आई की पावर 2 हमारा -1 दे देगा, तो मतलब आई यहाँ पर हमारा एक जनरेटर और जी हमारा साइक्लिक है। बस यही प्रूफ करना था हमें। ऐसे इधर की साइड, इधर देखो हमारा ओमेगा है जनरेटर, तो ये साइक्लिक है। अब इधर आते हैं, इसमें हमें प्रूफ करना है, तो इधर देखो जब ऐसा होता है ना एक्स मॉडुलो 7 मतलब कोमा समथिंग, तो हम जो अगर 7 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसका मोड 7 कर देते हैं। लाइक 3 की पावर 4 हमारा होता है एक, 3 का पावर 4 होता है हमारा, लाइक 3 की पावर 2 देख लो, 3 इंटू 3 होता है 9, है ना। तो 9 मॉडुलो 7 करोगे आएगा 2। ऐसे ही हमें 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 9, 9 3 तो 27, तो 27 मोड 7 करेंगे तो आएगा 6। तो हमें इस तरीके से करना है, और ऐसे करने के बाद देखो हमें सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हमारा जनरेटर और जी हमारा साइक्लिक हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो देखो अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो, तो एक्स हमारा ए की पावर एम है और वाई हमारा ए की पावर एन है, तो दोनों की इंटू करी और दोनों को मतलब इंटू करने के बाद शो कर दिया कि एम प्लस एन और एन प्लस एम ये दोनों इक्वल है ना। तो मतलब कि m इंटू एन एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन और एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू ए की पावर m, तो मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो अबेलियन ग्रुप है। दूसरा थ्योरम क्या है हमारा इसका, कि अगर ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप तो ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर। तो ये आप सिंपल प्रूफ करके दिखा दो, या तो एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके दिखा दो, या ऐसे करके दिखा दो। लाइक आपका x बिलोंग्स टू जी देन ए की पावर r, ठीक है। तो देखो ए की पावर x ए की पावर r के इक्वल है, और वही इक्वल है आपका ए इनवर्स का माइनस r की पावर, ठीक है। तो r बिलोंग्स टू i, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स की पावर माइनस r। तो एवरी एलिमेंट ऑफ g इज जनरेटेड बाई ए इनवर्स, थस ये भी जनरेटर है आपका। अब आते हैं आपके कोसेट पे। तो कोसेट आपका क्या होता है, कोसेट मतलब लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप, तो ए बिलोंग्स टू जी देन मतलब कोसेट आपका इस टाइप से होता है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है कि अगर एक जी ग्रुप है एंड एच सब ग्रुप है, तो इफ़ लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो आपका ए एच इज इक्वल टू ए एच और एच बिलोंग्स टू एच, और एच ए मतलब ये बिल्कुल ऐसी वाली चीज़ है कि सामने से आपको दिख रही है फिर भी आप कर रहे हो। ये देखो आप समझोगे इससे आगे, देखो ए एच, तो ए एच एच बिलोंग्स टू एच, एच ए एच बिलोंग्स टू एच, तो ये राइट कोसेट हो गया आपका। क्यों राइट क्यों हो गया, क्योंकि एच आपका इसमें राइट में आ रहा है, और ये लेफ़्ट हो गया क्योंकि एच आपका लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक है। फॉर एडिशन के लिए हम ऐसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ऊपर वाला करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है,
ठीक है। और ये सब कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। द यूनियन ऑफ लेफ़्ट और राइट कब से, ये तो मतलब लेफ़्ट और राइट कोसेट का आप यूनियन कर दोगे तो वो जी बन जाएगा। ठीक है। एनी टू लेफ़्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इज़ ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ये तो ठीक है। अब देखो इसका राइट और लेफ़्ट निकालने हैं, तो देखो सारे ये कौन सा हो गया, मैंने बताया था एच किधर है, लेफ़्ट में है ना, तो ये हो गया लेफ़्ट कोसेट। तो क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिख लिए साइड में और एच कर दिया और उनके अंदर इंटू कर दी उस ग्रुप से, मतलब जी के सारे एलिमेंट्स लेके उसको एच से इंटू कर रहे हैं, बस इधर कर दिया ऐसे इधर कर दिया। ठीक है, तो कुछ किया थोड़ी, बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसका करके दिखा दिया कि सारे यूनियन ऑफ लेफ़्ट कोसेट, ठीक है, वो जी मिल रहा है हमें, राइट का भी सारा जी मिल रहा है, बस और कुछ नहीं करना था इसमें, ख़त्म। अब आता है आपका लैग्रांजे थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम का देखो वो प्रूफ थोड़ा देख लेना। इसमें ये होता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज़ अ डिवीज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसकी थ्योरम इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सी है, इसे करके जाना। देखो जैसे ऑर्डर ऑफ जी मान लो n है हमारा, ठीक है, ऑर्डर समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है, तो और ऑर्डर ऑफ h हमारा m मान लो, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ h इज़ अ डिवीज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ g। तो अगर हम एच ए लें, है ना, राइट कोसेट, तो हमारा ऐसा आएगा H1A H2A ऐसे करते करते HMA, ठीक है। तो इसमें अगर हम k तक लें तो हमारा ये क्या आएगा, h ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू m, है ना, ये m तक जा रहा है ना, तो इसका m, तो ऑर्डर ऑफ H2 इज इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ H3 इज इक्वल टू m, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर हम सारे कोसेटों का हम यूनियन करते हैं तो हमें जी मिलता है। ठीक है, तो हमने सबका यूनियन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सारे का राइट कोसेट्स का यूनियन। तो n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इनका हमने ऊपर ही मान लिया था, ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m। ठीक है, तो n इज इक्वल टू के एम आ गया और n डिवाइड बाई m हमारा k आ गया। यही हमने प्रूफ कर दिया कि ये डिवीज़र है। तो हमने कुछ किया नहीं, बस हमने ऑर्डर ऑफ g ले लिया कुछ, ऑर्डर ऑफ h ले लिया कुछ, और हमने राइट कोसेट बनाया और हमने राइट कोसेटों के का यूनियन कर दिया दिखाने के लिए कि हमारा वो इक्वल होता है g के, और फिर उनको ऑर्डर के टर्म्स में लिख लिया और प्रूफ कर दिया, बस। ऐसे ही आपके होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें क्या होता है, ए लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप। तो ये आपका लेफ्ट और राइट कोसेट है, ठीक है। तो बट इफ़ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज़ राइट कोसेट ऑफ एच देन सब ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब कि ये दोनों इक्वल हों तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, जैसे पीछे वाले के कुछ थ्योरम थे ऐसे इसके कुछ थ्योरम है। इसमें तो आपको सिंपल प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसमें वन एच भी सेम आ रहा है, H1 भी सेम आ रहा है, तो मतलब कि ये और सारे में ऐसे हो रहा है, तो मतलब कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसी इसके ये तो उसकी डेफिनेशन है। अब इसकी ऐसी दो थ्योरम है, लाइक प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। ठीक है, वो आपको प्रूफ करनी है, देख लेना आप ये वाले थ्योरम्स को। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में क्या समझाऊँ, आप थ्योरी समझो, क्योंकि थ्योरम तो कुछ भी नहीं है। आपको पीछे वाले देखो क्या सारे मतलब सेम ही हो रहे हैं। इसमें लाइक इसमें क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, एच एक्स इंटू एक्स ई, तो ई आ गया, एच आ गया फाइनल, ठीक है, और एच बिलोंग्स टू एच, तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसे आपका दूसरा थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल ग्रुप ऑफ अ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसे ही आपको इसमें प्रूफ कर देना है। ठीक है, आपका अब ये देख लेना आप, ठीक है, नोट्स ले सकते हो आप। फिर आपका थर्ड थ्योरम है, ए सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। आपने इतना तो कर ही लिया, आप इतना तो कर ही लोगे अब आगे का। ठीक है, ये वाले थ्योरम आप देख लेना, हम थ्योरी पे चलते हैं। ऐसे आपका फोर्थ थ्योरम है कि ए सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल इफ़ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज़ द राइट कोसेट ऑफ जी। मतलब कि वही चीज़ प्रूफ करनी है आपकी। आप देखो एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, जी देन टू शो कि हमें एक्स एच और एच एक्स इक्वल शो करने हैं, है ना। तो देखो एच एक्स इनवर्स हमारा एच के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिटी हो जाएंगी, है ना। तो हमारा देखो मल्टीप्लाई बाई एक्स, अब दोनों साइड हमने एक्स से इंटू कर दिया,
x से इंटू कर दिया तो हमारा x इंटू एक्स इनवर्स हमारा अलग ले लिया हमने, तो एक्स एच ई इज इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गया हमारा, प्रूफ कर दिया हमने राइट और लेफ्ट कोशेट इक्वल है। ऐसे ही आपका थ्योरम 5 है, देख लेना आप। ठीक है, थ्योरम 5 हमारा क्या स्टेट करता है, ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो जो क्वेश्चन में बोला है ना वही आपको करके दिखाना है। लाइक ये दो राइट कोसेट है, ठीक है, इन दोनों की आपने इंटू कर दी। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट है, तो देखो इन दोनों की इंटू कर दी, आपको सिंपल अरेंज करना है फिर कि हमें क्या क्वेश्चन बोला है इसने कि ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज, हाँ मतलब कि वो राइट हो। अब देखो ये आ रहा है तो मतलब राइट में ही तो है, राइट कोसेट ही तो हुआ, सिंपल वही चीज़ करके दिखानी है आपको। फिर आते हैं हम अपने परमुटेशन पे। देखो देयर इज़ अ फंक्शन, परमुटेशन मतलब सिंपल थिंग होती है कि वो जो फंक्शन है हमारा इस टाइप से हो कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 तो आपको पता ही है, और ऑन टू मतलब कि कोई इधर की साइड से वो ना हो, देख लेना। ठीक है, ये परमुटेशन कुछ नहीं है, सिंपल बस मतलब कि फंक्शन सेट टू बी परमुटेशन इफ ऑफ एस इफ 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि बी अ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट सच दैट द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द एस इज एन फैक्टोरियल। ये तो आपको पता ही है, परमुटेशन एन फैक्टोरियल होती हैं। फिर द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एस इज डिनोटेड बाई एस एन। ठीक है, और पी एन, ये भी ठीक है। अब आता है आपका कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन और प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं करते, लाइक ये है तो आपको इसका देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ सेम डिग्री इज डिनोटेड बाई, हाँ ये तो ठीक है, एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी इज कॉल्ड ऑल्सो अ परमुटेशन। अब लाइक आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स आप कैसे निकालो, ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है कि मतलब जो ऊपर के एलिमेंट्स है वही नीचे हों, उसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइंड साइक्लिक परमुटेशन। तो मतलब साइक्लिक परमुटेशन ऐसी होती है कि लाइक यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो हम ऐसे जा सके। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें निकालनी है आपको, किस वाले में, इस वाले में निकालनी है। तो देखो इसमें तो सारी है, तो हम ना अगर ऐसा केस होता है कि 1 2 और 2 3, तो हम इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 2, मतलब कॉमा नहीं, सिंपल 1 2। लाइक इसमें इससे समझोगे 1 है और यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 होता तो लिखते, तो ये वाला तो नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये देखो, हाँ अब ये वाला देखो, देखो 2 और 4, तो यहाँ पे देखो 4 और 5 है, तो देखो 2 को हम ले लेंगे क्योंकि ये है, तो 2 4 5 हमारा आ जाए, 2 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बाकी देखेंगे, 4 5 हो गया। अब देखो 4 5 और 5 6 भी है हमारे पास इस ऊपर वाले में, तो मतलब 4 5 भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते हमारे पास 6 2 भी है, तो 5 6 6 2, तो 6 भी आ गया। तो ये आपकी साइक्लिक परमुटेशंस हो गई। अब इवन परमुटेशंस क्या होंगी, इट्स सेड टू बी इवन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना, और ओड में मतलब कि ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो। रिंग क्या होगा हमारा, रिंग हमारा जब होगा जब हमारा आर और बाइनरी हमारे पास हो पॉजिटिव और बाइनरी हमारे पास इनटू हो, तो ये वाला हमारा एवेलियन ग्रुप हो और ये हमारा सेमी ग्रुप हो। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ और आर सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा रिंग है। आर बाइनरी सिंबल पॉजिटिव इज़ अवेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो को फॉलो करें। रिंग विद यूनिटी क्या होता है कि an identity element 1 belongs to R such that a into 1 is equal to a, the element 1 belongs to R is called unit element of ring। ठीक है, विदाउट यूनिटी मतलब कि नहीं होगा वो वाला एलिमेंट। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग और अवेलियन रिंग ये जो भी है कि मतलब कम्यूटेटिव रिंग की उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, सिंपल वही चीज़ है। अब हमारा फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा हमारा कि एफ हमारा कम्यूटेटिव हो, एफ के पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो और इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैव मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, ये आपका फील्ड होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है यूनिट 4 एंड 5। अच्छे से पढ़ना इनको। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को, जो कि है डीएसटीएल का वन शॉट रिवीजन। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेज डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? हेज डायग्राम। अब अगले 2-3 मिनट में आपको हेज डायग्राम बहुत ढंग से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हेज डायग्राम होता क्या है? पार्शली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि आपका पोसेट, उसको आप रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है यूजिंग डॉट्स एंड लाइंस। क्या बोला? पोसेट यानी कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट को डॉट्स एंड लाइंस की यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हेज डायग्राम कहते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है। क्या है? आपके पास एक सेट है और सेट में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6। बढ़िया। आपके पास सेट में ये 4 एलिमेंट है और आपको कंडीशन दी है कि आपको ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी हेज डायग्राम बनाना है। अब ये ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी क्या है, अभी समझ आ जाएगा। तो इसमें आपको एक सेट दिया है और आपको बनाना है हेज डायग्राम बाय ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी। ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करके हेज डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिर्फ सुनते जाओ ढंग से, ठीक है? यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, हेज डायग्राम बहुत ढंग से समझ आएगा। सबसे पहला एलिमेंट चेक करो, क्या है? 1। आपने 1 आपने डॉट बनाया और आपने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। अब आपको चेक करना है जो नेक्स्ट एलिमेंट है, क्या ये डिविजिबल बाय है 1 से, क्योंकि कंडीशन क्या है आपकी? डिविजिबिलिटी। तो आपको चेक करना है 2 इज डिविजिबल बाय 1। यस इट इज, 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 क्या है? 1 से बड़ा है, तो 2 को हम प्लेस करेंगे अगले लेवल पर। तो इसलिए हमने नेक्स्ट लेवल पर डॉट बनाया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा 2। क्या लिखा? 2। और क्योंकि 2 डिविजिबल बाय 1 है तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद अ लाइन। बढ़िया। नेक्स्ट है 3। अब मुझे ये बताओ, क्या 3 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो यानी कि हम 3 और 2 को कहाँ रखेंगे? सेम लेवल पर रखेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 था तो सेम लेवल पर ही आपको 3 को भी प्लेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 है आपका वो 2 से डिविजिबल नहीं है। पर ऊपर रखने का रीजन ये है क्योंकि 1 से तो डिविजिबल है, 1 से तो 3 डिविजिबल है, तो यानी कि 1 के तो ऊपर ही आएगा। और फिर इनको कनेक्ट कर दो ये शो करने के लिए कि 3 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है 6। 6 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो या और 3 से डिविजिबल भी है? बिल्कुल। तो इसको प्लेस कर देंगे सबसे ऊपर लेवल 3 पर। ये लेवल 1 था, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 3 पर प्लेस कर देंगे और क्योंकि दोनों से डिविजिबल है तो इसको दोनों से ही हम कनेक्ट कर देंगे। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हेज डायग्राम बना कैसे रहे हैं। आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है और एक एक एलिमेंट की कंडीशन को चेक करना है, जो भी आपको ऑर्डर दिया हो उसी ऑर्डर से आपको असाइन करना है। बढ़िया। और एक एक लेवल बढ़ते जाना है जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो। फाइन। अब यहाँ पर हमने हेज डायग्राम जो है उसका एग्जाम्पल बेसिक से लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक हेज डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि AKTU में बहुत बार आता रहता है। D24 का क्या है? D24 का हेज डायग्राम निकालेंगे। अगर आपको D24 दिया इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना। आपको D24 के अंदर ही आपको सेट गिवन है। कैसे? आपको सेट खुद बनाना है। जैसे अगर आपको लिखा है 24 तो आपको 24 के सारे फैक्टर्स का एक सेट बना लेना है, वही होता है D24। तो D24 लिखने का मतलब है कि आपको सेट बनाना है 24 के सभी फैक्टर्स का। ठीक है, वो सभी नंबर्स जो कहीं ना कहीं अगर हम 24 के साथ डिवाइड में रखें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, यानी कि फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं 1। यस 1 इज डिविजिबल बाय 2। यस 2 भी है फैक्टर, 3 भी है क्योंकि 3 8 24, 4 भी है 4 6 6 4 8 3 12 2 एंड 24 1। तो ये हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए आपके 24 के और ये बन गया आपका सेट। अब हम बनाएंगे हेज डायग्राम। कंडीशन ऑर्डर क्या दिया है? ऑर्डर चेक करो, डिविजिबिलिटी। यहाँ पर भी क्या है? ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी। अब शुरू करो। सबसे पहले है 1, तो सबसे पहले लेवल पे आपने बना दिया 1। बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? 2। कहां पर आएगा 2? मेरे साथ बोलो, ऊपर आएगा। क्यों? 2 इज डिविजिबल बाय 1 है ना, और इससे बड़ा है। तो नेक्स्ट लेवल पर लिख दिया हमने 2 और इनको कर दिया हमने ज्वाइन क्योंकि दे आर इन अ रिलेशन। नेक्स्ट आता है 3। अब 3 ये रहा। 3 भी क्या है? 1 से डिविजिबल है तो 1 के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, पर 2 से नहीं था इसलिए 2 के ऊपर नहीं डाला। तो 2 और 3 सेम लेवल पर है। ठीक है। नेक्स्ट 4। 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है।
2 के ऊपर आएगा और इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2। 3 से 4 डिविजिबल नहीं है तो हमने 3 से कनेक्ट नहीं करा। नेक्स्ट 6 इज डिविजिबल बाय 3। यस बिल्कुल, तो हमने 3 के ऊपर लिख दिया। अच्छा 6 जो है पहले प्रीवियस चेक करा करो हमेशा, क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब सेम लेवल पर आएगा। अगर इस पिछले वाले से डिविजिबल नहीं मतलब उसके साथ सेम लेवल पर आएगा, इसलिए हमने 4 और 6 को सेम लेवल पर रखा। फिर उसके पीछे चेक करो 3 से, हाँ तो 3 के ऊपर बना दिया और फिर 3 से कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके पीछे चेक करो, हाँ ये 2 से भी कनेक्ट, हाँ 2 से भी डिविजिबल है 6, तो हमने 2 से भी इसको कनेक्ट कर दिया। 1 से भी है तो 1 से आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 6 अगर 3 से डिविजिबल है, 3 1 से है, तो मतलब 6 भी 1 से डिविजिबल होगा बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बढ़िया। नेक्स्ट 8, क्या अब पीछे से चेक करते रहो, क्या 8 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो यानी कि 8 भी कहां पर आएगा? सेम लेवल पर आएगा। लेकिन अगर हम और पीछे चेक करें तो 4 से ये क्या है? डिविजिबल है, मतलब 4 के तो इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। 6 से नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 से था ना, और 4 और 6 सेम लेवल पर है तो 4 से तो ऊपर लेवल पर बनेगा ये 8, तो इसको हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। 6 से नहीं है तो 6 से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 से 8 डिविजिबल है? नहीं। 2 से हाँ है, लेकिन 2 से अलग से कनेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 8 4 से डिविजिबल है, 4 2 से है, तो अल्टीमेटली बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 8 2 से भी है, एंड द सिमिलर केस 1 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12। अब 12 ये रहा। अब 12 जो है क्या वो 8 से डिविजिबल है? नहीं, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 8 और 12 कहाँ रहेंगे? सेम लेवल पर रहेंगे। क्या 12 6 से डिविजिबल है? हाँ है, तो 6 के इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, ये रहा, यहाँ पर हमने इसको बना दिया और 6 से ज्वाइन कर दिया। और पीछे जाओ, क्या 4 से डिविजिबल है 12? हाँ, तो 4 से भी कनेक्ट कर दो एक लाइन। क्या 2 से है? क्या 3 से है? 12 डिविजिबल? हाँ है, तो 12 6 से डिविजिबल है, 6 3 से है, तो अल्टीमेटली 12 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो अलग से कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं। अगर 2 के लिए चेक करना है तो 2 के लिए भी देख रहे हो, 12 4 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली 12 2 से भी डिविजिबल होगा, तो अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली आता है 24, तो 12 24 क्या 12 से डिविजिबल है? हाँ है, तो मतलब ये ऊपर लेवल पर बनेगा 12 से, तो 12 से ऊपर लेवल पर बना दिया और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया यूजिंग लाइन। ऑल्सो 8 से भी डिविजिबल है, तो 8 से भी इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये पीछे जितने सारे हैं वो सारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 24 8 से कनेक्ट है, 8 से मतलब 4 से भी है, 2 से भी है, 1 से भी है, 24 12 से भी है, 6 से भी है, 3 से भी है। तो इस तरह से हमने बना दिया हेज डायग्राम। बढ़िया, आ गया होगा आपको समझ में कि यहाँ पर हमने हेज डायग्राम कैसे बनाया। बढ़िया, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते जाना है, एक एक एलिमेंट लेते जाना है, ऑर्डर जो भी है उसके हिसाब से आपको एलिमेंट्स को प्लेस करते जाना है, कनेक्ट करना है विद डॉट्स एंड लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ना आता रहता है, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, एंड लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले ले लेते हैं एक हेज डायग्राम जो हमने अभी जस्ट बनाया था। देखो एक ही ट्यूब में पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि आप D24 का हेज डायग्राम बनाओ, जो हमने अभी जस्ट बनाया ये वाला, और उसके लिए आपको कुछ अपर लोअर बाउंड निकालने थे। पिछले नहीं, शायद पिछले के पिछले वगैरह साल में आया था, पर आया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे लोअर बाउंड। क्या निकालना है हमें? हमें निकालने हैं लोअर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12 की 8 और 12 के लोअर बाउंड्स कौन से होंगे। अब 8 को पकड़ो सबसे पहले, किसको पकड़ो? 8 को। कहाँ है 8? ये रहा, हमने 8 को कर लिया सर्कल। अब लोअर बाउंड के लिए आपको क्या करना है, आपको 8 के नीचे जाना है। 8 के नीचे जाओ। 8 के नीचे कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। बढ़िया। और कौन कौन है नीचे? 2 भी है, हाँ, और 1 भी है। ठीक है, तो 8 के नीचे 4 2 1 है, तो हमने ये सारे हो जाएंगे लोअर बाउंड्स ऑफ 8। बढ़िया, 8 के लोअर बाउंड कौन हो गए? 4 2 और 1। जो भी है उसको सर्कल करो, उसके नीचे देखते जाओ कौन कौन है। तो 1 तक है, तो हमने लिख लिया 1 2 4 आर द लोअर बाउंड्स ऑफ 8। अब 12 के निकालो, 12 को करो सर्कल, कर लिया। 12 के नीचे कौन कौन है? ये आपको करना नहीं है वहां पर एक में, तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहे कि 12 को मानकर अब नीचे देखो। 6 है, बढ़िया, 3 भी है, बढ़िया, 1 भी है, तो 1 3 6 1 3 6 ये तो हो गए। ऑल्सो 12 के नीचे 6 है और 6 कनेक्टेड किससे है? 2 से है, तो मतलब 2 भी क्या हो जाएगा? 12 का ही लोअर बाउंड काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कौन कौन हो गया। और इसी तरह से क्या बोलते हैं, 12 के नीचे 12 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? 4, तो 4 भी इसका लोअर बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहां क्यों नहीं लिया हमने? 8 के केस में इन सबको क्यों नहीं लिया? क्योंकि कनेक्टेड नहीं थे। बट 12 के केस में अगर नीचे जाओगे तो नीचे तो 4 भी आ रहा है क्योंकि कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसी तरह से 6 आ रहा है तो 6 के साथ 2 भी आ रहा है क्योंकि ये भी कनेक्टेड है। देन 6 के साथ 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो 1 2 3 4 6 ये आपके आ गए लोअर बाउंड्स ऑफ 12।
बात समझ में आ गई? उसको सर्कल करो, उसके नीचे देखते जाओ कौन कौन है, ये सारे कौन कौन है, ठीक है। अब आपको निकालना है लोअर बाउंड ऑफ 8 एंड 12। तो इनमें कॉमन देख लो, 1 2 4 और 1 2 4 ये कॉमन है, तो ये हो गया आपके लोअर बाउंड ऑफ 8 एंड 12। अब ये था लोअर बाउंड्स। अब अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव टर्म है, मतलब एक होगा। और एक कैसे निकालोगे? क्या लिखा है? लोअर बाउंड आ गए। अब इन लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट कौन है? कौन है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 4। बढ़िया, आई होप क्लियर होगा। अब अगर आपको अपर बाउंड निकालने हो, ठीक है, अब आपको अपर बाउंड निकालने हैं, एक सेकेंड। अब आपको निकालने हैं अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में क्या करना है? कहाँ गया क्वेश्चन में? बोला है आगे है अपर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12 निकालने हैं। अब इधर देखो, 8 को फिर से हमने करा सर्कल, इस पर हम करते हैं ब्लू से सर्कल, ठीक है। अब अपर बाउंड 8 के ऊपर कौन है? 24। और कोई है नहीं, तो यही होगा अपर बाउंड। 12 के ऊपर कौन है? 24। और कोई है नहीं, तो यही होगा 12 का भी अपर बाउंड। तो 8 का भी अपर बाउंड 24 है, 12 का भी अपर बाउंड 24 है, और दोनों में कॉमन भी कौन है? 24। तो ये क्या है? ये हो गया आपका अपर बाउंड। और अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, तो अब आपको पता है 24 ही इकलौता है और कोई है ही नहीं। अगर 24 से कम कोई होता तो वो होता लीस्ट अपर बाउंड, बट और कोई नहीं है, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपने एक एकेटीयू का क्वेश्चन कर लिया, साथ साथ आपने हेज डायग्राम बनाते कैसे हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि रिपीटेडली एकेटीयू में पूछे जाते हैं, वो भी कर लिए। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आया था 2023-24 में, कि डिटरमाइन करना है आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अभी सीखा, जीएलबी, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। आपको एक सेट दिया 2 3 6, अगर एग्जिस्ट करते हैं इन द पोसेट D24 एंड स्लैश। तो D24 मतलब हेज डायग्राम जो अभी हमने बनाया, और स्लैश मतलब ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। तो अब इधर आओ, कहाँ है हेज डायग्राम हमारा? ये रहा, बढ़िया, ये रहा आपका हेज डायग्राम। अब इस हेज डायग्राम में आपको क्या देखना है? इसमें बोला है आपको कि आपको निकालना है जीएलबी और एलयूबी इन द सेट 2 3 6। कहाँ है 2 3 6? ये रहे, ये है आपका 2, ये रहा, ये है आपका 3, और ये रहा आपका 6। तो मतलब आपको सिर्फ इतने ग्राफ को देखना है, ठीक है। अब देखो, इतने ग्राफ को अगर आप देखोगे तो 2 3 6, इनमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आपको सीधा कौन दिख रहा है? 6 दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन है? 6 है। और लीस्ट अप ओ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है? 6। और लीस्ट अपर बाउंड कौन है? सीधा सीधा दिख रहा है कौन? 1। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर आपको पूरे मेथड के साथ जाना है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप 2 3 6 का निकालोगे कि इनका मतलब अपर बाउंड कौन है, तो आपको 6 मिलेगा, और एक ही है तो एक ही आंसर आएगा। देखो, जब भी आपका अपर बाउंड या लोअर बाउंड एक ही मिल रहा हो ना, तो वही आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ये आपका लीस्ट बन जाएगा। जब एक होता है तब सोचना ही नहीं पड़ता, इसलिए सीधा सीधा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 1, और लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा आपका 6, ठीक है। आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा 1 और लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा 6। नाम से डरना मत कि ये तो लीस्ट है, नहीं, पर अपर बाउंड भी तो है, अपर बाउंड में लीस्ट, अपर बाउंड में तो एक ही है, तो वही लीस्ट होगा, वही ज्यादा होगा। बढ़िया। इसी तरह से लीस्ट अपर बाउंड, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड, वो लीस्ट अपर बाउंड था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड कौन है? 1। अभी एक ही है ना, अभी चाहे ग्रेटेस्ट बोलो कुछ भी बोलो, रहेगा तो एक ही, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1। तो हमने एक ट्यूब का एक तो ये क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें बहुत सारे पार्ट थे, और ये पिछले साल ही आया क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आते हैं आगे, लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट। क्या होता है? पार्शली ऑर्डर्ड सेट, जहां पे हर पेयर के पास एक जीएलबी और एलयूबी होना चाहिए। कंडीशन क्या है? एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट यानी कि पोसेट, जहां पे हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपको जीएलबी निकालना है और एलयूबी निकालना है। अगर हर पेयर ऑफ सेट के लिए जीएलबी पॉसिबल है, हर पेयर ऑफ सेट के लिए जीएलबी पॉसिबल है, हर पेयर ऑफ सेट के लिए एलयूबी पॉसिबल है, तो मतलब वो एक लैटिस है। अभी हमने जीएलबी एलयूबी कैसे निकालते थे देख लिया, है ना। अब आगे देखो, अब आते हैं यहाँ पर एकेटीयू के 2023-24 में, यानी कि पिछले ही साल क्वेश्चन आए, जहाँ पर आपको हेज डायग्राम बनाना और लैटिस चेक करना था कि है या नहीं, और 7 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। बढ़िया। तो इससे आपके अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तो रिवाइज हो ही जाएंगे, साथ में आपका एक और न्यू कॉन्सेप्ट पावर सेट का भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हेज डायग्राम बनाना है पावर सेट के लिए, और सेट क्या है आपका? एबीसी। तो आपका सेट क्या है? एबीसी। अब पावर सेट कैसे बनाते हैं पता है? सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, पहला काम यहाँ पे कर लिए, और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दो। अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 से,
फिर 5 के बाद एक एक ले लो, पहले ए ले लिया, ए का सेट, फिर बी का सेट और सी का सेट। अब दो दो बनाओ, ए बी, फिर इन्हें दोनों को ले लो बी सी, और फिर ए इन दोनों को ले लो ए सी, और लास्ट में ये पूरा आ जाएगा ए बी सी। तो आपके टोटल 8 2 8 आपके अंदर एलिमेंट्स आ गए। बढ़िया, अब इन्हें बनाना चालू करते हैं इसका हेज डायग्राम। सबसे पहले क्या है 5, तो 5 सबसे नीचे आ जाएगा फर्स्ट लेवल पे। अब 5 के बाद ए बी और सी तीनों सेम लेवल पे आएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखते। तो ये तीनों के तीनों आपको सेम लेवल पे बनाने हैं, और तीनों को किससे कनेक्ट करोगे 5 से, क्योंकि तीनों के तीनों ही किससे होंगे 5 से कनेक्ट होंगे। सबको पता है कि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए बी जो होगा वो ए और बी के ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पर, और इन्हें ए और बी से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए और बी क्या है सबसेट है किसके ए बी के। इसी तरह से ए और सी, ए और सी यानी कि सी और ये रहा ए, इनके ऊपर आएगा ये रहा ए और सी, क्योंकि ये दोनों क्या है ए और सी सबसेट होंगे ए सी के। इसी तरह से बी और सी यानी कि बी सी जो है नेक्स्ट एलिमेंट ये आएगा बी यानी कि इसके और इसके बीच में, और इन्हें कनेक्ट कर दोगे। एंड फाइनली लास्ट कौन है आपका ए बी सी। तो आपको ऊपर ए बी सी बनाना है, इसको आप ए बी वाले सेट से भी, ए सी वाले से भी और बी सी वाले से भी कंबाइन कर दोगे। बढ़िया, तो आपका आपका ये बन गया हेज डायग्राम। सिंपल सा हेज डायग्राम था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए चेक करना है लैटिस। अब लैटिस को देखो कैसे चेक करोगे, एक सेकंड यहाँ पे इरेज कर दें पहले, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हमने कर दिया इसको इरेज। अब इधर देखो, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं पर आपको पेपर में ढंग से लिख कर आना, ठीक है। अगर आप कोई भी दो पेयर ले लो, लेट से आप ए को ले लो और आप बी को ले लो, ये आपने दो पेयर ले लिए। ए और बी इनके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ है ए बी। क्या इनके पास लीस्ट अपर बाउंड है, हाँ है 5। बढ़िया। अब आप बी और सी को ले लो, बी और सी के पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ बी सी है। लीस्ट अपर बाउंड है, हाँ 5 है, इनके पास भी है। बी सी के बाद आप ए सी को ले लो, इनके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ ए सी है, और लीस्ट अपर बाउंड 5 है। बढ़िया। अब आप ए बी और ए सी को ले लो, इनके पास ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, हाँ है ये रहा, और लीस्ट अपर बाउंड हाँ ये रहा। तो आप चेक करोगे तो हर एक दो पेयर के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि जीएलबी भी होगा, और लीस्ट अपर बाउंड यानी कि एलयूबी भी होगा, यानी कि ये एक लैटिस है। बढ़िया, ये एक लैटिस है, क्योंकि हर एक पेयर के पास जीएलबी भी है और एलयूबी भी है। तो आपको इस चीज को लेकर लिख कर आना प्रॉपर कि टेकिंग पेयर्स ए बी एंड ए सी, फॉर देम जीएलबी इज ए बी सी एंड एलयूबी इज ए। इसी तरह से आप हर एक के लिए लिख कर आना, और फिर फाइनली आप लिख दोगे कि ये लैटिस है, क्योंकि हर एक पेयर के लिए जीएलबी और एलयूबी पॉसिबल है। अब आते हैं मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स ना बड़े आसान है समझना। सबसे पहले अगर मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें तो ये टॉप एलिमेंट होता है किसी हेज डायग्राम का। क्या होता है? टॉप एलिमेंट होता है किसी हेज डायग्राम का, और इसके आगे कुछ नहीं होता, मतलब इट इज द मैं हूं जो हूं। मिनिमल क्या होता है? बॉटम, सबसे बॉटम एलिमेंट, और इसके कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, इसके पीछे कोई नहीं है। मैक्सिमल के आगे कोई नहीं है, मिनिमल के पीछे कोई नहीं है। ऐसे याद रख लो, मैक्सिमल के आगे कोई नहीं होगा, मिनिमल के पीछे कोई नहीं होगा। और एकेटिव 2023 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं। ये है आपके पास हेज डायग्राम। क्या है आपके पास? ये एक हेज डायग्राम है, और आपको इस हेज डायग्राम में मैक्सिमल और मिनिमल निकालने हैं। अब देखो मैक्सिमल एलिमेंट्स निकालते हैं सबसे पहले। मैक्सिमल एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें पूरे ग्राफ में देखो सबसे ऊपर कौन है? 20 के ऊपर कोई है ही नहीं, और 12 के ऊपर भी कोई नहीं है। बढ़िया। तो टॉप पे एलिमेंट कौन है? 20 और 12। कौन है? 20 और 12। 25 के ऊपर भी नहीं है, आप बोलोगे कोई, बट 25 जो है वो 20 के नीचे है लेवल पर, है ना। 25 क्या है? नीचे है लेवल के। तो यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट्स हो गए 20 और 12, और मिनिमल कौन हो जाएंगे? 5 और 2। सिंपल, 5 और 2। बढ़िया। और अगर आपसे बोला जाता ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट निकालने को, तो इसमें ग्रेटेस्ट कोई है ही नहीं, ग्रेटेस्ट एक होता है, यहाँ पर दो है। तो मैक्सिमल तो है ये, पर इनमें कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है। मिनिमल तो है ये, पर इनमें कोई लीस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपने मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर जैसे ए जॉइन बी मीट सी करें, ये होता है जॉइन, और ये होता है आपका मीट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ए जॉइन बी, ए जॉइन बी, मीट मीट ए जॉइन सी। तो मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है? कोई भी लैटिस है, मान लो एल, उसको कॉम्प्लीमेंटेड कहोगे अगर वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड मतलब उसका एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए 1, और उसका एक लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए 0। ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 होता है, लीस्ट एलिमेंट 0 होता है। और एवरी एलिमेंट ए
अगर कोई भी एक एलिमेंट ले लो ए जो कि लेटेस्ट में है, उसका कॉम्प्लीमेंट बी है मान लो, ठीक है, कोई ए एलिमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है बी। तो अगर तुम किसी भी एलिमेंट का ज्वाइन करोगे उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वैल्यू आएगी वन, क्या आएगी वन। पर अगर तुम किसी भी एलिमेंट का मीट निकालोगे उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वैल्यू आएगी जीरो। बढ़िया, ये दो रूल याद कर लो कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस के लिए कि अगर तुम किसी भी एलिमेंट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालोगे ज्वाइन तो वैल्यू आएगी वन, बट अगर तुम किसी भी एलिमेंट के उसी के एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट निकालोगे तो वैल्यू आएगी जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक 2014 में पूछा गया था एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस में जहां पर लेटिस है एल इज लेस देन इक्वल टू, अगर एक एलिमेंट है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट है देन ये कॉम्प्लीमेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब आपको सिंपल से ये बताना कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो हो यूनिक हो, एक से ज्यादा ना हो कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखो इधर आ जाओ, मान लो आपके पास एक ए एलिमेंट है जो कि लेटिस को बिलोंग करता है, और क्योंकि हमें उसे यूनिक प्रूफ करना है तो अभी हम लेकर चलते हैं कि उसके दो कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर ये बात गलत प्रूफ हो गई या ये इक्वल प्रूफ हो गए तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट यूनिक है। तो अभी मान लेते हैं एक ए एलिमेंट है जो कि लेटिस में बिलोंग कर रहा है एंड उसके दो कॉम्प्लीमेंट है बी और सी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है यूनिक है, यूनिक मतलब बी और सी शुड बी इक्वल, ये बराबर होंगे तभी, यानी कि एक ही है ये, तभी हम मानेंगे कि हाँ आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम ये तो समझ गए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस की हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर काम आएगी। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमने लिया एक ए एलिमेंट है जो कि लेटिस को बिलोंग करता है, उसके दो कॉम्प्लीमेंट है बी और सी जो कि नहीं हो सकते, हमें उन्हें इक्वल प्रूफ करना है, बट हमने अज्यूम कर लिया। अगर ऐसा है तो अगर हम ए जॉइन बी निकालते हैं तो क्या आएगा वन, अभी जस्ट पढ़ा था, है ना, कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका जॉइन निकालें तो वन आता है और मीट निकालें तो जीरो आता है। इसी तरह से क्योंकि सी भी हमने कॉम्प्लीमेंट माना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम जॉइन निकालते हैं वन और अगर हम मीट निकालते हैं तो जीरो। बात क्लियर है। अब हम लेकर चलते हैं एक स्टेटमेंट कि अगर हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी मीट वन, एक सेकेंड, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी मीट वन लिख सकते हो। मतलब क्या है, मीट जो है बी और मीट वन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, वन ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, जीरो लोएस्ट होती है। अब तुम किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ मीट निकाल रहे हो तो मतलब मीट मीट का मतलब क्या होता है कि आपका कम वाली वैल्यू जो है वो आंसर देगी। मतलब बी और वन में कौन कम होगा, बी, तो बी और वन का मीट निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, बी, यानी कि जो कम है, क्योंकि वन तो ग्रेटेस्ट हम जानते हैं, जीरो लोएस्ट होता है। तो अगर वन और बी का मीट निकालोगे तो कम वाली वैल्यू कौन आएगी, बी। तो यहाँ पर हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी मीट वन। अब वन की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर बी की जगह हम ए ज्वाइन सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बी और सी को साथ लाना है, किसी तरह से हमें रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे वन की जगह ए ज्वाइन सी लिखा। अब सुनिए, ए ज्वाइन बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सी चाहिए, तो हमने ए ज्वाइन सी लिखा। अब यहाँ पर आपकी काम आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि बी, एक बार बी को हम ए के साथ ले लेंगे तो बी मीट ए ज्वाइन बी को एक बार सी के साथ ले लेंगे तो बी मीट सी। अब बी मीट ए को हम ए मीट बी लिख देते हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज किया है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ज्वाइन बी मीट सी। अब ए मीट बी, यहाँ पर देखो ए मीट बी क्या है, जीरो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने जीरो, ज्वाइन बी मीट सी। अब जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ए मीट सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए मीट सी। हम किसी ना किसी तरीके से इस साइड पर सी को लाना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ज्वाइन बी मीट सी। अब आपके पास है, यहाँ पर देखोगे तो ए मीट सी ज्वाइन बी मीट सी, तो यहाँ पर मीट सी जो है वो क्या है, कॉमन, तो उसको हमने, एक सेकेंड इस वाले पार्ट को इरेज करें। अब देखो यहाँ दोनों में अगर देखोगे तो ये जो जॉइन सी है ये पार्ट क्या है, कॉमन, तो हमने इसको निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, ए जॉइन बी, क्या बच जाएगा, ए जॉइन बी, और ए जॉइन बी की वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ पर आ गया वन। और वन मीट सी क्या आएगा, अभी हमने देखा कि वन तो ग्रेटेस्ट होता है, तो अगर उसका किसी के साथ मीट निकालोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि लो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सी लो है तो लो, तो बी से हमने स्टार्ट करा था और हमने सी पे खत्म करा, तो बी इक्वल्स टू सी हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें करना था। तो हमने करा क्या, कुछ नहीं, हमने एक छोटी सी जो हमें
कॉन्सेप्ट पता है, उसका यूज करा, हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि बी को हम बी मीट वन लिख सकते हैं, बस काम खत्म। अब हम किसी ना किसी तरह से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और राइट साइड में सी को लेकर आएंगे, वही हमने करा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ वगैरह लगाए और इन चारों का हमने यूज करा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे 7 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं बनता कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिलेशन आर है सेट एक्स पर, मान लो आपका कोई भी एक सेट है एक्स और इस सेट एक्स का कोई एलिमेंट है ए, देन अगर आपके पास ए है तो आपके जो रिलेशन है उसमें ए होना चाहिए, मतलब अगर ए वन है और वन एक्स को बिलोंग करता है तो आपके रिलेशन में वन वन पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग करता है आपके रिलेशन में, मतलब लेट से वन टू, तो टू वन भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि बी ए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है आपके रिलेशन को और बी सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब लेट से वन और फोर आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, तो बी बी क्या होगा फोर, और सी मान लो है आपका ए बी और बी सी, सी आपका टू, देन आपका ये बी सेम है फोर फोर, आपका ए और सी यानी कि वन कॉमा टू भी रिलेशन में आना चाहिए, यानी कि अगर ए बी रिलेशन में है बी सी रिलेशन में है तो ए और सी भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक कुछ नहीं, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी नहीं होगा, एंटी है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिंपल सा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आते हैं एक AKTU 2023-22-23 के क्वेश्चन पे और इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर सेट दिया है x इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हो गया आपका सेट। क्या हो गया? सेट। अब रिलेशन आपके पास दिए हैं R1 R2 और R3। हम R1 और R2 को पूरा सॉल्व करते हैं, R3 फिर आप खुद कर लोगे। सबसे पहले R1 सेट क्या है 1 2 3 4, R1 क्या है ये रहा 1 1 1 2 और 2 1। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 इन सबका खुद के साथ पेयर होना चाहिए, मतलब 1 है तो 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 भी रिलेशन पेयर में होना चाहिए और 4 4 भी। बट हमारे रिलेशन पेयर में कौन कौन है? 1 1 तो है पर ना तो 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना तो 2 2 है, ना 2 3 3 है, ना 4 4 है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए अगर आपके पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 है और 2 1 भी है, बढ़िया, तो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर वन, 2 1 बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वन, बी यानी कि कॉमन जो कनेक्शन है तो 2 2 कॉमन कनेक्शन है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वन यानी कि 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए जो कि कर रहा है, तो यानी कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। अब क्योंकि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक होने का तो चांस ही नहीं है। और अगर आप एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे जाओ तो 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 को, 2 1 बिलोंग कर रहा है R1 को, देन 1 और 2 को इक्वल होना चाहिए था जो कि नहीं है, ये ऐसा कहता है एंटी सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1 2 3 4 है। अब देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या इसमें एग्जिस्ट करते हैं? 1 1 करता है, 2 2 करता है, 3 3 करता है और 4 4 भी करता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 कर रहा है तो 2 1 भी कर रहा है, 1 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है 2 1 कर रहा है तो क्या 1 1 कर रहा है? हाँ कर रहा है। अगर 1 4 बिलोंग कर रहा है 4 1 कर रहा है तो क्या 1 1 कर रहा है? हाँ कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ये सब है तो मतलब ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। और क्योंकि सिमेट्रिक था तो एसिमेट्रिक तो होगा नहीं। एक इक्विवेलेंस के लिए आपको सिर्फ 3 कंडीशन देखनी होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, जो भी है आप इसको खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर चेक करो कि आपके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डाउट है आप कमेंट में पूछ लो। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस में क्या होता है कि इट हैज बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब मॉड्यूलर लैटिस में लीस्ट अपर बाउंड भी होता है और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी होता है, और ये मॉड्यूलर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए जॉइन बी मीट सी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए जॉइन बी मीट सी। मतलब पहले ये बाहर, मतलब ए बाहर था, अब हमने बी को अंदर ले आए और सी को बाहर कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों क्लब करके हमने इसको बाहर निकाल दिया, ये होता है मॉड्यूलर लॉ। बाउंडेड लैटिस क्या होता है? एक ऐसा लैटिस होता है जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं एंड एट लीस्ट आपका एक लीस्ट एलिमेंट होता है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं।
तो ये हो गया आपका बाउंडेड लेटिस, मॉड्यूलर लेटिस और आपका यूनिट 1 का सब कुछ। तो यूनिट 1 में ये आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आपको हर एक का रिलेशन पता होना चाहिए कि हर एक क्या है क्या नहीं है। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे करा है उसको रिवाइज करना ढंग से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना। और आप नोट्स के लिए क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 में हमारा पहला टॉपिक जो है वो है फंक्शन। तो देखो फंक्शंस क्या होता है, ये यूनिट 2 में कुछ चीज़, यूनिट 2 और 3 तो इज जस्ट लाइक आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, लाइक पीपीएस वगैरह में पढ़ी होगी, है ना। तो ये सब आपका पढ़ा है, जस्ट आपको रिकॉल करना है एक तरीके से, ठीक है। तो हम फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन क्या होते हैं, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी इज रूल मैपिंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि एक रिलेशन ए टू बी से सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ, मतलब इस तरीके से लाइक ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, है ना। तो फंक्शन ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे पास ए हो और बी हो और ए समहाउ रिलेटेड हो बी से, और इसको कहते हैं हम डोमेन। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम कोडोमेन, और जिससे ये मैप हो रहा है उसको बोलते हैं हम रेंज। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो आगे ना रेंज, तो देखो ये जो नोट्स है ना काफ़ी डीप है, ठीक है। तो आई विल गिव यू ओवरव्यू, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही इसमें नोट्स में पढ़ाऊंगी। ये नोट्स बिल्कुल डीप बनाए गए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को देखो डीप में पढ़ना होता है, अगर उन्होंने सारा पढ़ लिया होगा तो वो चाहेंगे कि हमें डीप नोट्स मिलें, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि फास्ट रिवीजन टाइप हो और मेन चीज़ें ही पढ़ें, वो ज़्यादा डीप ना जाए। तो उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से, एक दिन पहले के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में हम मेन चीज़ें कवर करेंगे, और बाकी आपको डीप में पढ़ना है तो आप नोट्स ले सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेंज हमारा आप समझोगे, आगे क्वेश्चन आएगा, देखो इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। देखो इसमें हमारा डोमेन क्या हो गया, ये पूरा, ओके। कोडोमेन क्या हो गया हमारा, ये पूरा। अब देखो रेंज क्या हो हमारा, किस किस से मैपिंग हो रही है, एक्स से, वाई से और पी से। तो हमारी रेंज क्या होगी, एक्स वाई पी। अब आती है क्लासिफिकेशन। तो वन फंक्शन हमारे कौन से होते हैं कि जो एक एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एक ही एलिमेंट ऑफ बी, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब ये एक को नहीं कर सकता साथ में, ओके। लाइक एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ भी करना हो ना तो आप ऐसे ही करोगे कि x1 और x2 रिलेट्स टू r, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ऐसे करके आपके पास एंड में x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो वही हो गया प्रूफ। अब होता है मैनी टू वन, मतलब कि इधर से मैनी टू वन, मतलब कि मैनी से जा सकता है एक सिंगल पर, ठीक है। एक से ज़्यादा से जा सकता है एक सिंगल पर। अब है आपका, देखो इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं 1 to 1 को, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। ऑन टू, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है सर्जेक्शन नाम से, इंजेक्शन नाम से आप भूल जाते हो कि 1 कौन था, इंजेक्शन कौन था 1 तो मुझे पता है, है ना। तो ये नाम भी याद रख लेना। अब ऑन टू क्या होते हैं, देखो ऑन टू इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन लाइक कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, मतलब कि इसमें जो एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज हो इसके अंदर, ए के अंदर। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली बच रहा है जिसकी कोई इमेज ना हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू, ओके। तो यहाँ पे आपका ये ऑन टू है। अब आता है आपका इनटू। इनटू फंक्शंस क्या होते हैं कि मतलब कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, है ना, मतलब कि ऑन टू का उल्टा। अब बाइजेक्शन, बाइजेक्शन क्या होते हैं, 1 हो और ऑन टू भी हो, है ना, 1 भी हो, देखो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब कोई खाली भी ना बचे, ठीक है। ए टू बी एक फंक्शन है, ठीक है, और देखो 1 है और कोई खाली भी नहीं है, तो 1 ऑन टू हो गया। ये ऐसे इसके कुछ और एग्जांपल्स दिए गए। अब आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि दोनों, मतलब जैसे यहाँ इस एग्जांपल से आप देख सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन, ए फंक्शन विच इज़ ए से ही जा रहा है ए पे, लाइक ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, है ना। तो इनकी जो ये डेफिनेशंस है ना, ये मैं आपको मतलब समझा दे रही हूँ, ठीक है। मतलब समझ जाओगे तो आप डेफिनेशन तो लिख ही लोगे। लाइक मैंने अगर आपको ये समझा दिया कि ए टू ए जा रहा है, बी टू बी जा रहा है, सी टू सी, तो आप ये तो लिख ही सकते हो कि फंक्शन डेट इज एफ सच डेट ए टेंड्स टू ए, है ना। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स एक सिंगल वैल्यू को पॉइंट करें, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी।
अब आता है आपका कि द फंक्शन एफ एक्स इज़ बाइजेक्टिव। तो इसमें आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, एक में x1 डाल दो, एक में x2 डाल दो, एंड में अगर x1 x2 आ जाता है तो वो आपका 1 1 है ना। और ऑन टू भी प्रूफ करना, बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो ऑन टू का आप कैसे प्रूफ करते हो, जैसे y के टर्म्स में दे रखा है तो x के टर्म्स में इसको ले आओ, मतलब x के टर्म्स में, मतलब y इजिकल टू x के टर्म्स में दे रखा है, समझ रहे हो ना किस तरीके से कहना चाह रहे हो। तो हम इसको ऐसे ले आएंगे x इजिकल टू वाई समथिंग, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसके मतलब कि y कितनी वैल्यूज ले सकता है, रियल और नोट रियल, या जो भी वैल्यूज़ हैं, मतलब लाइक अगर -1 नहीं ले पाते तो हम ऐसे लिख देते रियल माइनस वो वाला नंबर, है ना। तो इफ़ एनी वैल्यू ऑफ y इज़ रियल देन वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज़ रियल, x इज़ रियल, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू भी हो गया। ऐसे ही आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें फास्ट रिवीजन करना है, हमें हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये नोट्स में इंक्लूड कर दिए जिससे आप खुद से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब देखो डोमेन निकालना होता है ना, तो डोमेन हमें निकालना होता है तो हम एक्स का निकाल लेते हैं कि एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अब इसको हमने सोल्व किया, है ना, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमें इस टाइप से मिला x² + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब आर की रेंज एक्स की रेंज कहाँ तक है, रियल नंबर और -∞ टू +∞। अब लाइक इसमें आया, ठीक है, तो इसमें हमें कैसे मिल रहा है कि इसके स्क्वायर कर दिया तो x - 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 4, तो मतलब +4 टू इन्फिनिटी जा रहा है x, तो ये डोमेन हो गया। मतलब x जो है, जो आपकी x की रेंज है, एक तरीके से x की रेंज जो है वो आपका डोमेन है, और ऐसी अगर y की रेंज आप निकाल रहे हो ना तो वो आपका को डोमेन है ना। लाइक इसमें देखो ये रहा x इसमें रेंज निकालनी है ना, रेंज ऑफ अ फंक्शन है, तो मतलब देखो x जहाँ से लेके जहाँ तक जा रहा है वो आपका डोमेन है, और y जहाँ से लेके जहाँ तक जा रहा है वो आपका रेंज है ना। देखो इसमें हमें रेंज निकालनी है, तो x हमने इस तरीके से निकाल लिया कि हमें y की वैल्यूज़ पता लग जाए कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। लाइक y² इज़ लेस देन 1/4, तो y कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -1/2 और 1/2 ही कर सकता है ना। तो फिर इसकी रेंज ये हो गई। जैसे इसमें है ये वाला है ना, तो इसकी रेंज क्या हो गई, जितने बीच में लाई कर रहा है, मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे अगर -1 रख दिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड, तो हम -1 नहीं ले सकते, बाकी हर रियल नंबर ले सकते हैं, तो वही इसकी रेंज हो गई। तो मतलब कि हमें जब डोमेन निकालना होता है तो हम x को इस तरीके से ले आते हैं कि हम पता कर सकें कि वो नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा, ऐसी कोई रेंज तो नहीं है, तो फिर उसकी जो वैल्यू है जहाँ से लेके जहाँ तक है वो आपका डोमेन हो गया। और ऐसे ही y देखेंगे आप तो वो आपकी रेंज हो गई। आप जब ये क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चंस को देखोगे ना और फिर करने की कोशिश करोगे, आपको ये ईजिली समझ आ जाएंगे। लाइक इसमें आप देखोगे कि y इजिकल टू समथिंग दे रखा है और हमें रेंज निकालनी है, तो हम x को इधर ले आएंगे और y को इधर पहुंचा देंगे जिससे हम उसकी रेंज निकाल सकें, ठीक है। अब आपका आता है इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन और 1 1 और ऑन टू फंक्शन। सारे नाम याद रखने हैं आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में। तो इसको हम जब बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, इफ़ f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब अगर f हमारा बाइजेक्टिव है तो उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ओके। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब ऐसा कुछ, मतलब यही होता है कि अगर ये जैसे इधर पॉइंट कर रहा है तो हम इससे ये भी ले सकते हैं। लाइक ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब इनने इससे वो दूसरा वाला भी ले लिया तो उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं कुछ कि 1 1 देन अगर a to b इज़ 1 1 ऑन टू, देन इसका इन्वर्स जो है वो भी 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे ये थ्योरी है थोड़ी सी इसकी, इसी टाइप से इसके बेस ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। लाइक इसमें लिख रहा है ना कि शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, तो आपने 1 1 प्रूफ कर दिया, इधर ऑन टू प्रूफ कर दिया, और फिर इसकी दोनों चीज़ दिखा दी आपने, ठीक है। और मतलब उसी तरीके से आपको एक तरीके से प्रूफ कर देना है। पहले तो आप इसको बाइजेक्टिव भी प्रूफ करोगे, है ना, फिर आपको उसको रिवर्स करके उल्टा करके, है ना,
वो प्रूफ कर देना है, वो भी शो कर देना है कि वो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो वो भी आपका हो जाएगा। मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस थोड़े इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है और एग्ज़ाम्पल, है ना। और ये एग्ज़ाम्पल आप देख लेना, ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है पर देख लेना फिर भी, बाई चांस अगर 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो यू शुड सी दिस। ओके, अब है आपका इन्वर्स निकालना होता है। तो इन्वर्स में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक ये गिवन है तो आप एफ एक्स को ले लोगे वाई, और इस सारे को इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे कि एक्स आपका मतलब जो इधर था वो आपका साइड में आ जाए और ये सारा आपके वाई के टर्म्स में आ जाए, मतलब एफ एक्स के टर्म्स में, वही आपका एफ इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये इधर हो गया। ठीक है, इन्वर्स आपको पता लग गया, फिर वही हो आपके एफ इन, मतलब इसको वाई ले लिया, ठीक है, वाई ले लिया, इधर आ गया ये, और अब आपने एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल लिया, तो वही आपका वो हो गया। ये वही क्वेश्चन है फिर आपका 1 1 ऑन 2 वाला, कि आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। पहले F11 प्रूफ कर दिया, फिर आपने ऑन 2 प्रूफ कर दिया, ठीक है। हैंस एफ एक्स इजिकल टू वाई और एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स बाई एफ इनवर्स, ठीक है। तो y इजिकल टू 1/y, y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर एफ इनवर्स y इजिकल टू 1/y, तो f आपका यहाँ पे इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। आप इसको एक बार रीड कर लेना, समझ जाओगे, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन देखो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना आप। फिर आपका ये सम ऑफ फंक्शन तो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब f प्लस जी और x लिख रहा है तो मतलब यही है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऐसी माइनस के लिए, ऐसी प्रोडक्ट के लिए, ऐसी डिवीज़न के लिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास। ओके, फिर आपका ये सेम है, मतलब वही चीज़ सोल्व ही तो कर रहे हैं, बस इसमें फंक्शन और दे दिया है, ठीक है। f प्लस जी एक्स, मतलब कि इसमें इंटू कर दी, एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, दोनों की वैल्यू पुट करी और फाइनल आंसर आपका निकाल दिया, ठीक है। ये आप कर सकते हो खुद से, तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना हमें, पढ़ना ज़्यादा इसके बारे में। ये सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ग्रोथ ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है कि कौन सी वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, लाइक 1, फिर log n, फिर रूट n, फिर n, ये सब, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेट्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और स्पेस ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके, अब यहाँ पे हमें पढ़नी है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। तो इसमें आपके 3 होती हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, तो आपको पता है ना, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। अब देखो बिग ओ, तो ये होता है आपका अपर बाउंड, ओमेगा होता है आपका लोअर बाउंड और थीटा होता है आपका एवरेज। अब देखो, अब बिग ओ, इसमें आपको देखो ये चीज़ ध्यान से देख लेनी है, मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी चीज़ ध्यान से देखनी है। ये चीज़ ध्यान से, और देखो ये इम्पोर्टेंट है, ग्राफ इसका ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मतलब इसमें ये होता है कि विग होता है ना, तो ये होती है वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ओमेगा होती है आपकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और थीटा होती है आपकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान से देख लेनी है, और ये चीज़ और ये ग्राफ, ये 3 चीज़ देखो आपको लिख के आनी है, ठीक है। ऐसे आपका बिग ओमेगा हो गया, ठीक है। इसमें ये चीज़, ये ग्राफ और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। इसमें मतलब लाइक बिग ओमेगा ना, मतलब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इससे आप ऐसा कर सकते हो कि एफ एन इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, वाइल इसमें लेस होगा, इस वाले में, है ना, ये लेस है ना, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और थीटा में क्या होता है, वो बीच में लाई करती है, लाइक ये रहा थीटा, तो C1GN इज लेस देन इक्वल टू FN और लेस देन इक्वल टू C2। और ये आप इससे भी देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा है वो ऊपर आ रहा है, और जो बीच का वो इधर, और सबसे छोटा इधर, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू वन नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, देखो ए लेटिस इज सेड टू बी अ बूलियन अलजेब्रा इफ इट इज़ बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड। तो अब एक लेटिस को आप बूलियन अलजेब्रा कब बोलोगे, जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव हुई हो, कॉम्प्लीमेंटेड भी हो, ठीक है। ये जैसे आपका दे रखा है बी अपर बाउंड सी, तो मतलब आपको अपर बाउंड बताना है बी और सी का, तो बी और सी इधर है, तो इनका अपर बाउंड क्या है एफ,
ठीक है। तो नो यूनिक कॉम्प्लीमेंटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये सब तो ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये आपका लेटेस्ट वाला पार्ट है, ये आप एक बार देख लेना, ऐसा कुछ खास नहीं इसमें। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा आपका यूनिट 1 में, ठीक है। फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ क्लोजर लो। आपको पता है क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है बी से, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए बी को, और ए इंटू बी भी। एसोसिएटिव भी पता है कि आगे पीछे अरेंज कर देना है ना, ये आपने उसमें भी पढ़ लिया 4th और 5th यूनिट में। आइडेंटिटी लो आपको पता है कि ए प्लस 0 0 ए आएगा, और ए इंटू 1 ए आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड लो मतलब ए प्लस ए डैश 1 आएगा आपका। ये कॉम्प्लीमेंटेड वाले थोड़ा ध्यान से देखना, भूल ना जाओ आप। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 और ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। अब आता है कम्यूटेटिव लो, मतलब आगे पीछे अरेंज करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लो की मतलब उसको इस तरीके से अरेंज कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक ए प्लस बी आ गया इंटू ए प्लस सी, ठीक है। ये कुछ लॉज हैं, ये तो आपको आते ही हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। इसको हम ज्वाइन बोलते हैं, इसको हम मीट बोलते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये आपका मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड देखना है आपको, तो वो आप देख सकते हो इससे। एसोसिएटिव आ गया आपका। फिर ये मतलब प्रॉपर्टीज़ को इसमें पुट करके दिखा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लाइक ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए होता है, तो ए अपर बाउंड ज्वाइन है ना, सॉरी, तो ज्वाइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऊपर हमने लॉस पढ़े ये उस इन पे सेट करके दिखा दिए हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ओके। ऐसे ये सब है क्लोजर वाले लॉस, ओके। ये सब तो देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें से ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सब को रीड कर सकते हो बाई चांस अगर ये आता है तो, ठीक है। ऐसे ये एक्सॉम्स एंड थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये तो वही लॉज हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ए प्लस ए डैश 1 होता है, ए इंटू ए डैश 0 होता है, ए प्लस 0 ए होता है, ए इंटू 0 0 होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें थ्योरम्स हैं ये आपके, एडम पोटेंट लो है ना, ऊपर वाले थ्योरम्स को ही प्रूफ कर दिया है। दूसरा एडम पोटेंट लो मतलब उसको प्रूफ कर दिया, एब्जॉर्प्शन लो इनको प्रूफ कर दिया है बस, ठीक है। जैसे ए प्लस ए इंटू बी है तो वो ए ही आ जाएगा, तो इनको प्रूव ही तो गया है, सिंपल। देखो ए इंटू 1 मान लिया, ठीक है, और ए इंटू बी, अब ए को कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी हो गया। 1 प्लस बी फॉर्मूले से क्या होता है 1, तो आ गया ए, तो हो गया ये प्रूफ, है ना। ऐसे ही दूसरा वाला ये देखो, ए इंटू ए प्लस बी है, तो अगर हम ए प्लस 0 ले लें सेम ही रहेगा, ए ही रहेगा, और ए प्लस बी है इधर की साइड। अब हमने ए को कॉमन लिया निकाल लिया, तो हमारा क्या हुआ 0 इंटू बी, तो 0 हो जाएगा, तो ए ही बचा। तो ये थ्योरम तो काफ़ी ईजी है प्रूफ करने, ठीक है, एसोसिएटिव और ये आइडेंटिटी वाले। अब आपका थ्योरम 6, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स इन अ बूलियन अलजेब्रा आर यूनिक, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वही थ्योरम्स है उनको ही प्रूफ करना है। आपका 7th थ्योरम क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज यूनिक, ठीक है। देखो इसमें इस पार्ट में आपको क्या करना है, ये थ्योरम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और थ्योरम पता होने चाहिए, और आपको इस सब का एक तरह से ओवरव्यू ले लेना है बस। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, लाइक मैंने ये आपको ये समझाया ना, बस इतना सही है, बस आपको एक बार देखोगे ना तो समझ जाओगे। तो अगर आपके पास टाइम रहता है तो थ्योरम्स के एक बार प्रूफ देख लेना, बस एक बार देख लेना, ऐसा कुछ इनमें टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब आपका ये प्रूविंग वाला पार्ट भी वही है बूलियन अलजेब्रा वाला जो आपने ऊपर। इनके लिए ना आपको ये थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए, लाइक इन्वोल्यूशन लो, आइडेम्पोटेंस लो, कम्यूटेटिव लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अगर आपको ये आता है आप आराम से कर लोगे, लाइक ये है, ठीक है। तो इसको हम खोलते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब आपने एक्स वाई प्लस फॉर्मूला खोल लिया ना, इसको ऐसे लिखा, और फिर सिंपल इसको जैसे ये था तो इसमें से आपने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो वाई प्लस वाई डैश जेड हो गया। अब वाई प्लस वाई जेड डैश हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो से खोल लिया, तो वाई प्लस वाई डैश इंटू वाई प्लस जेड हो गया। अब ये फॉर्मूले से होता है 1, तो ये इधर आ गया, अब ये इधर हो गया, ठीक है। अब ये इसको एक्स के अंदर इंटू कर दी तो एक्स वाई हो गया, फिर एक्स प्लस एक्स जेड प्लस ये पूरा आ गया। अब क्या किया कि z कॉमन ले लिया, इन दोनों से z कॉमन लिया तो x प्लस एक्स डैश वाई आ गया। अब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लो से फिर से खोल लिया, फिर से ये 1 बन गया। अब ये बचा, फिर x इसकी इंटू कर दी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
तो मतलब बस सिंपल आपको लॉस पता है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से इजीली। एक्सोम और एंटी एटम क्या होते हैं बूलियन अलजेब्रा में? लाइक एटम होते हैं इमीडिएट सक्सेसर, ठीक है, ऑफ ज़ीरो, और एंटी एटम इमीडिएट प्रेडिसर। सक्सेसर मतलब जो उसको सक्सेस कर रहा है, प्रेडिसर मतलब जहाँ से वो आ रहा है ना। लाइक इसमें इमीडिएट सक्सेसर क्या हुए? ये 2, 5, 11, और इमीडिएट प्रेडिसर कौन से हुए? 10, 22, ये वाले मतलब नीचे वाले। इसके इमीडिएट प्रेडिसर क्या हुए? जो पीछे वाले हैं, और इनके सक्सेसर क्या हुए? ये ऊपर वाले, ठीक है। 1 के सक्सेसर क्या हुए? ऊपर वाले, और उसके हुए नीचे वाले उसके, ठीक है। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। ऐसे आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा पूछा जाता है। इसमें मतलब ये होता है कि आप प्लस को इनटू में कन्वर्ट कर दोगे, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, समथिंग लाइक दैट, है ना। लाइक ये है, तो इसमें आपने ये ऐसा है मतलब कि ए बी डैश, तो डी मॉर्गन्स लॉ मतलब सिंपल होता है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट को अलग ले जाओगे, वो डुअल होता है। अगर आप प्लस को इनटू कर दो और कॉम्प्लीमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक डी मॉर्गन्स में क्या करना होता है ये बता रहे हो। देखो कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करा बीच में से, और अगर वो सबका कॉम्प्लीमेंट होगा तो जो डॉट है ना उसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? प्लस और बी डैश, ठीक है। मतलब एक तरीके से ब्रेक ही तो किया है। लाइक ए प्लस बी था, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डॉट, और बी कॉम्प्लीमेंट। बस यही प्रूफ करना है आपको इससे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा देखो डुअल, प्लस को डॉट कर देंगे और ज़ीरो को 1 कर देंगे, सिंपल सा इतना है। लाइक ए प्लस ज़ीरो है तो ये हो जाएगा ए इंटू 1, ठीक है। अब लाइक ये था ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो बस प्लस को डॉट बना दिया और ज़ीरो को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत ईजी है ये वाला तो डुअल। तो बूलियन फंक्शन होते हैं आपके मीट, कंजक्शन और ये ज्वाइन, है ना, डिसजंक्शन बोलते हैं इसको। और मिनिमम मैक्सटर्म्स शायद आपके सिलेबस में है नहीं, पर मिनिमम मिनटम एसओपी होता है और मैक्सटर्म पीओएस होता है। ये आप देख सकते हो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ये शायद है नहीं आपके, लेकिन देख लेना फिर भी, है ना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में तो आ ही जाते हैं, देख लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ए बूलियन फंक्शन विच कैन बी रिटन, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस आप डेफिनेशन पढ़ लेना। क्वेश्चंस तो देखो इसके नहीं आएंगे जहाँ तक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन आ सकती है जहाँ तक है, बस, ठीक है। इस यूनिट में मतलब कि ये आपका वही है कि आपने ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दी, एक्स वाई जेड है मतलब, तो एक बार 0 एक बार 1, और इधर में 2 बार 0 2 बार 1, और इधर 4 बार 0 4 बार 1, और ये जो चीज़ें गिवन है इनको आपने लिख लिया इधर और फाइंड कर ली, ठीक है। और फिर जो एफ फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो लिख दी, ठीक है। ये आपका वो है मिन टर्म और मैक्स टर्म वाले क्वेश्चन, ठीक है। वो चीज़ लिख दी, और 1 को मतलब जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है ये आपका वो हो गया एसओपी, जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है आपका वहाँ वहाँ आपने अरे रुक जाओ, ठीक है, वहाँ वहाँ आपने M1 लिख दिया और इसको फिर ऐसे लिख दिया, तो मतलब ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी। के मैप देखना अच्छे से एक बार, के मैप काफ़ी इजी चीज़ है और आ जाती है। तो के मैप में कुछ भी नहीं है, बस मतलब जो चीज़ें हैं वो टेबल बनाई एक और साइड में लिख दिया एक्सटेंश, मतलब 4 वाला देखते हैं, कोई 4 वाले समझोगे। अब जैसे यहाँ पे 4 आउटपुट हैं तो ए बी इधर लिख दिया, सी डी इधर लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपका ए बी आ जाएगा सारे में, यहाँ सी डी और ये मतलब, और ये याद रखना इधर सबसे पहला होता है आपका 0 0, ठीक है, फिर इधर होता है 1 0, और ये होता है आपका 1 1, और ये होता है आपका 1 0, ऐसे ही ऊपर की साइड होते हैं। और हम एसओपी में 0 को बाहर लेते हैं और 1 को नहीं लेते हैं,
ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, 0 1 1 0 तो नीचे आ गया ना। ठीक है, तो उस ऐसे ही लिख के फिर जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ वहाँ हम 1 मार्क कर देंगे इसे देख के। और फिर आपको वो चीज़ लेनी है जो मैक्सिमम चीज़ें कवर करे, मतलब ऐसी कोशिश करनी है कि ऑक्टेट बने। सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है ऑक्टेट बने। अब यहाँ कहीं ऑक्टेट नहीं बन रहा तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है आपकी, क्वाड। तो क्वाड देखेंगे हम, कोने कोने भी देख सकते हैं। अब देखो हम अगर कोनों को जोड़ दें तो हमारा एक क्वाड बन रहा है, और दूसरा क्वाड हमारा यहाँ से बन रहा है, और तीसरा क्वाड हमारा यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे, लाइक ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे इधर आ रहा है ए बी डैश, ठीक है, और इधर आ रहा है हमारा ए डैश बी डैश। तो इसमें से देखो ए और जो वैसे हैं ए और ए डैश, ये दोनों तो कट गए आपस में। ठीक है, इधर से हमारे पास बचा बी डैश, और ऊपर से देख लो ऐसी एक इधर है एक इधर है, मतलब जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ देखो सी डैश और सी कट गया तो बचा डी डैश, बी नीचे से बचा बी डैश और इधर से बचा डी डैश, तो वही लिख दिया। ऐसी बात की सब में, लाइक ये वाली लाइन का हमें निकालना है तो ए डैश बी, और ये सारे तो कट ही गए, लाइक इधर सी डैश है और इधर सी है तो ये इससे कट गया, तो मतलब ये बचा। ऐसे ही ये वाला, तो ये देखो ए डैश और ए से कट गया, बी बचा इधर से, और इन दोनों से क्या बचा, इन दोनों से बचा डी। ठीक है, तो वो लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये वाला हो गया ना आपका बी और डी। हाँ ठीक है, ये किसका आंसर था, हाँ ये इसका था। ठीक है, हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सारी कवर हो चुकी हैं यूनिट 2 की। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यूनिट 3। देखो यूनिट 3 तो आपकी इससे भी ज़्यादा इजी है। यूनिट 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है खास, बस समझने वाली चीज़ें बहुत कम थी। प्रीपोजिशन क्या होती हैं आपके, इसकी डेफिनेशन देख लेना एक बार, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। A preposition consists of some symbols, letters और words is called a sentence. It is truth or false. मतलब preposition एक ऐसी चीज़ है जिसका आंसर या तो truth या false. Like जयपुर is capital of राजस्थान, इसका आंसर आ या तो आप true दोगे या false दोगे, है ना। Like मुंबई is in अमेरिका, या तो true दोगे false दोगे। तो preposition एक ऐसी चीज़ है जिसका आंसर आप either true में दोगे या false में। ठीक है, और सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमारे, जिनके के बीच में कोई कनेक्टिव ना हो, लाइक एंड या और ना हो। और कंपाउंड होते हैं हमारे जिनके बीच में कोई कनेक्शन हो, लाइक एंड या और। लाइक इसमें लिखा है पाई इज़ ग्रेटर देन 3। अगर ये सिंपल ये होता सिंगल तो वो होता सिंपल। अब इसके बीच में कनेक्शन है एंड, तो वो हो गया आपका कंपाउंड। अब ऐसी आपका लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जो दो वर्ड्स को या सिंबल्स को ज्वाइन करती हैं, कॉम्बाइन करती हैं। लाइक ये आपका एंड का सिंबल है, सिंबल आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपका और का सिंबल है, एंड लाइक हियर समझ जाओगे आगे। ठीक है, वैसे तो आपको ये सब आता होगा पर वी आर डूइंग रिवीजन। ठीक है, और नोट्स का तो देखो आपको पता ही है, नोट्स चाहिए तो आप गूगल फॉर्म पढ़ लेना नीचे वाला। ठीक है, इजीली आपको बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी पढ़ लो इसको और अच्छे से पेपर देना। इम्प्लीकेशन होता है, फिर आपका इक्विवेलेंस होता है, वाई कंडीशनल होता है, नैंड होता है, नोर होता है और एक्सोर होता है। ठीक है, ये सब आपके ऑपरेशन है। अब इन ऑपरेशंस को समझते हैं। लाइक एंड होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरह। ठीक है, लाइक ट्रू ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स ही होगा, फॉल्स इंटू ट्रू ट्रू फॉल्स ही होगा, फॉल्स इंटू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ऐसे ही आपका और हमारा हम आप समझ सकते हो लाइक एडिशन, है ना। और ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा, मतलब अगर 0 + 1 करें तो 1 ही तो आएगा, है ना। ऐसे इधर, और 0 + 0 करें तो 0 आएगा। नेगेशन होता है मतलब कुछ का उल्टा कर देना। ठीक है, अब इम्प्लीकेशन में आते हैं तो आप ट्रू फॉल्स को ना ऐसे समझ लिया करो, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। तो अब इम्प्लीकेशन है तो इम्प्लीकेशन में याद रखो जहाँ 10 बन रहा हो वहाँ फॉल्स होगा, बाकी सारी जगह ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो 1 1 है इधर, तो मैंने बोला जहाँ 10 बन रहा हो वहाँ, यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो यहाँ फॉल्स, बाकी सारी जगह ट्रू। अब बाई कंडीशनल में ऐसा याद रखो कि जहाँ सेम है वहाँ ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स आएगा। ठीक है, जहाँ सेम है वहाँ ट्रू आएगा और बाकी जगह फॉल्स आएगा। ख़त्म। टोटोलॉजी आपकी क्या होती है, टोटोलॉजी आपकी प्रीपोजिशन होती है जिसमें सारी वैल्यूज़ जो फाइनल की आ रही हैं वो ट्रू हों। ठीक है,
कॉन्टीजेंसी क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स हो। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, जहाँ सारी ज़ीरो हों। ओके, अब आपकी होती है सेटिस्फाइबिलिटी, मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज एटलीस्ट वन ट्रू रिजल्ट इन द ट्रूथ टेबल, मतलब कि अगर एक भी ट्रू है तो वो सेटिस्फाइबल है। ठीक है, तो इसमें ये ग्राफ सा दे रखा है, मतलब आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ऐसे ही इसमें जैसे हमने पीछे लॉस पढ़े थे, तो इसमें उन लॉस को और अच्छे, मतलब यही है मेन लॉस जो आपने यूनिट 2 में थे, वो यही हैं जो आपको याद रखने हैं। आइडेम्पोर्टेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोर्गन्स, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इनकी आपको ट्रूथ टेबल बनानी आनी चाहिए। लाइक आइडेम्पोर्टेंस क्या होता है, पी एंड पी होता है हमारा पी, तो ये आपको टेबल से बनाना आना चाहिए, और आप बना भी लोगे। लाइक एंड पी तो है, आपने टेबल आती है तो आप ये तो बना ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी सारी टेबल्स हैं, तो इनमें मैं आपको क्या ही समझाऊँ, ये तो आपको खुद ही देखनी है। लाइक जो चीज़ गिवन है ना, उसी का आपको ट्रूथ टेबल से करके दिखाना है। इससे इजी चीज़ कोई नहीं होती, बहुत इजी चीज़ होती है। ठीक है, ऐसी आपको डी मॉर्गन्स का करके दिखाना है, सबका करके दिखाना है। अब होता है आपका थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। ठीक है, मतलब इसमें होता है कि वी रिक्वायर्ड द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग द गिवन अ सेट ऑफ प्रिपोजिशंस एंड आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव प्रिपोजिशन बाय लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपके पास कुछ प्रिपोजिशंस गिवन होती हैं और उससे आपको एक फाइनल आउटपुट निकालना होता है। लाइक जैसे कि अगर मेरा पहला सेंटेंस है कि अगर आज बारिश हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आज बारिश हुई तो आप कॉलेज नहीं जाओगे। और दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि आप आज बारिश हो रही है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कुछ प्रिपोजिशंस आपको गिवन होती है और आपको फाइनल आंसर निकालना होता है। लाइक आपकी ये है और ये फॉर्मूलेज है कुछ, लाइक पी और क्यू है। लाइक तो फिर इसी की टेबल आपको बना के दिखा देनी है, और ऐसे ही मतलब ये टेस्ट कर सकते हो आप इन एग्जाम्पल से। लाइक इसमें लिखा है इफ़ इट रेन्स राम विल बी सिक। ठीक है, तो अगर बारिश हुई तो राम सिक होगा, और दूसरे स्टेटमेंट है कि रेन नहीं हुई तो राम सिक नहीं होगा। कंक्लूजन आपका क्या निकला। ठीक है, यही आपकी वो है। ऐसे ही आपका ये है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है प्रीमिसेस, और आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, और उसी की आपको ट्रुथ टेबल बनानी होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास थोड़ी है इसमें। लाइक इसमें लिख रहा है अगर ये रेन हुई इट विल बी कोल्ड। ठीक है, अगर बारिश हुई तो ये सर्दी हो जाएगी। ठीक है, अब सर्दी हो गई तो मैं घर पे रहूँगा। ठीक है, अब फिर लास्ट आपका क्या है कि बारिश हुई तो लास्ट वाला तो ट्रू हो ही गई। ठीक है, कंक्लूजन आपका वो निकला, बस यही है इसका। ठीक है, ये आपके ऐसी प्रीमिसेस हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है ना इसमें, देखो हम चलते हैं मेन चीज़ पे। तो आपका प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड द कंसेप्ट ऑफ, मतलब उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, जो मेन चीज़ है वो आपको जो समझनी है। ठीक है, क्वांटिफाइड्स आपके होते हैं लाइक यूनिवर्सल और एक्सटेंशियल, मतलब कि अगर वो सबको वैलिड है तो वो इस तरीके से डिनोट होता है ना, और अगर किसी किसी के लिए है तो वो ऐसे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब लाइक ये ना ये यूनिवर्सल है कि मतलब सबके लिए ट्रू, और ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए ट्रू होना। ठीक है, नेगेशन मतलब उसका उल्टा, आप ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, अब बेलफॉर्म्ड फॉर्मूले की इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखो एक बार पढ़ लेना। A statement formula is an expansion which contains statements, variables, symbols, statements, connective symbol and parenthesis। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। देखो अब जो मेन चीज़ है उस पर चलते हैं। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं ये आपको देख लेने एक बार, इनके फॉर्मूलेज मतलब। ठीक है, अब ये देखो ये है मेन चीज़। अगर आप ये रूल्स याद कर ले तो ये ऊपर जितना भी चीज़ थी ना वो सब आप कर लोगे। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि एडिशन रूल क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन रूल क्या होता है, और जो आप इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, मतलब जो प्रीपोजिशंस हैं उनसे जो आंसर निकाल रहे हो, वहाँ आपको मेंशन करना है कि वो कौन से रूल से आई। लाइक मॉडर्न टॉलेंस यूज़ करा है तो आप वहाँ लिखोगे कि हमें वाई मॉडस टॉलेंस ये चीज़ हुई। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है।
वैसे भी आप इनको एग्जाम्पल लेके कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किए हैं, पर आपको ये दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो ये ऐसे नहीं होंगे, पहले आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। लाइक ये ऐसे होता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है, फिर आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको ये हो जाएगा याद। लाइक इसको हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बोलते हैं, है ना। इसको कंजक्शन बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टेड, इसको डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो ऊपर है आपकी, इसी से आपका ये सारा ऊपर का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स में से आप देख भी सकते हो और नोट्स को ले सकते हो, दैट्स ऑल। और फिर आपका ये नेस्टेड क्वांटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 3 भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, फोड़ के आना, चेक दे फट्टे।